तो मैं बता रहा था कि जो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत था वो हम लोग पढ़े थे। अब इसमें जो है अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के बाद छोटे छोटे और भी सिद्धांत हैं, तो इस पर जो मैं बता रहा था पहले एक बार देखिए। इसको मैं पढ़ा रहा था द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। अब इसमें क्रांति और वर्ग संघर्ष हम लोग को पढ़ना है, तो पहले वर्ग संघर्ष पढ़िए तो उसके बाद क्रांति समझ में आएगा। वर्ग संघर्ष, तो ये जो वर्ग संघर्ष है क्लास कॉन्फ्लिक्ट, तो वर्ग संघर्ष का जो अर्थ क्या है उसी तरह से बनाना है। फिर वर्ग संघर्ष में जो है वो हम लोग को देखा जाए तो वर्ग संघर्ष का एक विशेषता पढ़ना है। फिर इसका जो है कारण पढ़ना है, वर्ग संघर्ष क्यों होता है। फिर इसका जो है वो समस्या पढ़ना है, और फिर इसका मूल्यांकन, समस्या और फिर इसका महत्व, इसका मूल्यांकन भी ऐसे लिखा जा सकता है। अब समझिए, जो वर्ग संघर्ष का विचार है, पहले समझाता हूं फिर लिखवाता हूं आपको, या पहले एक ऐसे क्रम में समझा देता हूं जिससे आप लिख भी सकते हैं। क्योंकि ये सब शॉर्ट नोट्स आता है तो उसको समझना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, बहुत ज्यादा तो आप उसमें लिख नहीं सकते हैं, इसीलिए समझाने पर मैं ज्यादा बल दूंगा। तो ये जो है इसी से अर्थ लिखा जाएगा, इसमें विशेषता भी मैं कुछ लिखा दूंगा, कारण भी लिखा दूंगा। पहले समझाता हूं, ये जो वर्ग संघर्ष है, तो वर्ग संघर्ष जो है ये मार्क्स का केंद्रीय सिद्धांत है। मार्क्स का केंद्रीय सिद्धांत है। मार्क्स का केंद्रीय सिद्धांत इसलिए क्योंकि इसी के आसपास पूरा जो है मार्क्स का सिद्धांत घूमता है। और ये वर्ग संघर्ष का सिद्धांत जो है, जो रशियन विचारक था थोरो से प्रभावित होकर दिया, थोरो से प्रभावित। और ये जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है, जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो पुस्तक है, इस कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक में दिया गया है। और आप जानते हैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है मार्क्स और एंजल्स दोनों ने मिलकर लिखा है। तो ये जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है, तो वर्ग का मतलब है ऐसा समूह जो उत्पादन प्रणाली में समान महत्व रखता है। जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है उसमें दो ही तो वर्ग है, एक मजदूर है, एक पूंजीपति है। तो मजदूर मजदूरी करता है, पूंजीपति जो है मालिक है। तो यहां वर्ग का मतलब है, वर्ग का अर्थ है ऐसा समूह जो उत्पादन प्रणाली में समान महत्व आब्लिक स्थान रखता है, समान महत्व आब्लिक स्थान रखता है। अब उत्पादन प्रणाली में भाई, उत्पादन प्रणाली में उत्पादन के जितने भी साधन हैं उस पर जो मालिकाना हक रखने वाला है, संपत्ति जो रखने वाला है, तो ये हो गया पूंजीपति। उत्पादन के साधनों पर भाई एक है हैव और दूसरा हैव नॉट। तो ये जो पूंजीपति है, तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि उत्पादन के साधनों पर मालिकाना हक रखने वाला, उत्पादन के साधनों पर मालिकाना हक रखने वाला, ये हो गया पूंजीपति। और दूसरी तरफ हैव नॉट का मतलब हो गया मजदूर। अब मजदूर का मतलब हुआ उत्पादन के साधनों पर मालिकाना हक न रखने वाला, उत्पादन के साधनों पर मालिकाना हक न रखने वाला, मतलब मजदूरी करने वाला, संपत्ति विहीन व्यक्ति, और ये संपत्ति रखने वाला व्यक्ति हो गया ये पूंजीपति। मतलब
संपत्ति रखने वाला। तो ये दो तरह के वर्ग की बात कर रहा है। तो आखिर ये जो वर्ग है, एक वर्ग ये हो गया, दूसरा वर्ग ये हो गया, ये दोनों वर्ग जो है वह देखा जाए तो किन कारणों से उत्पन्न हुआ। भाई हमें कहते हैं वर्ग की उत्पत्ति निजी संपत्ति के कारण तो हुई। जिसके पास निजी संपत्ति है वो हो गया पूंजीपति, जिसके पास नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर जो है वर्ग की उत्पत्ति निजी संपत्ति के द्वारा हुई। तो वर्ग की उत्पत्ति निजी संपत्ति के द्वारा हुई। तो जब वर्ग की उत्पत्ति हुई तो वर्ग संघर्ष भी होगा। जब वर्ग की उत्पत्ति हुई तो वर्ग संघर्ष भी होगा। तो वर्ग संघर्ष होगा तो इसका मतलब वर्ग संघर्ष क्यों होगा? वर्ग संघर्ष बढ़ने के कारण क्या क्या है, तब मैं यहां पे लिखवाता हूं कुछ। वर्ग संघर्ष बढ़ने के, ऐसे बना लीजिए, वर्ग संघर्ष बढ़ने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो यहां पर 2-3 कारण मैं लिखवाता हूं। अब पहला कारण समझिए, जो समझाया हूं। भाई वर्ग की उत्पत्ति हुई निजी संपत्ति के द्वारा, तो वर्ग संघर्ष क्यों होगा? मजदूर और पूंजीपति में वर्ग संघर्ष क्यों होगा? कुछ तो कारण होगा। तो यहां पर पहला कारण यह है, अतिरिक्त मूल्य का पूंजीपतियों द्वारा हड़प लिया जाना। अभी अतिरिक्त मूल्य पढ़ा रहा था तो उसमें मैं बताया कि अतिरिक्त मूल्य जो है पूंजीपति रख लेता है, इसलिए जो है मजदूर के मन में असंतोष उत्पन्न होगा। नंबर 1, अतिरिक्त मूल्य, यहीं पर नीचे लिखिए, यह भी पढ़ने का एक तरीका है। अतिरिक्त मूल्य का पूंजीपति द्वारा हड़प लिया जाना। और नंबर 2 समझिए, जब मान लीजिए बड़े बड़े उद्योग धंधे स्थापित होंगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनेंगी, उद्योगों का केंद्रीकरण होगा, तो बहुत सारे मजदूर एक जगह रहेंगे। तो ज्यादा मजदूर जब एक जगह रहेंगे तो विचारों का आदान प्रदान होगा। नंबर 2, उद्योगों के केंद्रीकरण के कारण विचारों का आदान प्रदान, उद्योगों के केंद्रीकरण के कारण विचारों का आदान प्रदान। और तीसरा बात समझिए, भाई जैसे मैं बताया कि मजदूर 14 घंटा काम कर रहा है, 15 घंटे काम कर रहा है, उसको भोजन नहीं मिल रहा है। तो मजदूर का निरंतर गरीब होना, क्योंकि पूंजीपति उतना ही धन देता है जिससे मजदूर जिंदा रह सके। तो निरंतर जो मजदूर गरीब हो रहा है उसके कारण भी उसके मन में असंतोष उत्पन्न होगा। नंबर 3, मजदूरों का निरंतर गरीब होना, क्योंकि पूंजीपति उतना ही धन देता है, क्योंकि पूंजीपति उतना ही धन देता है जिससे मजदूर जिंदा रह सके। और नंबर 4, आप देखे होंगे आर्थिक संकट। भाई 1929 का आर्थिक मंदी, तो पूंजीवादी प्रणाली में कुछ ना कुछ समस्या आता ही रहता है। अब कोरोना संकट के कारण अमेरिका में लाखों लोग बेरोजगार हो गए। तो पूंजीवादी प्रणाली में बार बार जो समस्या आता है, संकट आता है, उसके कारण पूंजीवादी व्यवस्था पर अविश्वास का वातावरण मजदूर का उत्पन्न होता है। उसके कारण भी मजदूर जो है वह देखा जाए तो वर्ग संघर्ष, उसको लगता है कि कुछ समस्या है। नंबर 4, पूंजीवादी प्रणाली में समय समय पर संकट आना। अब जैसा समझिए, जब ये आपने पढ़ लिया तो यहां पर अब जैसे एग्जाम में मान लीजिए आपने क्या किया, ये हमने बताया, इसी में से 4 लाइन आपने भूमिका लिख दिया, फिर उसके बाद पैरा चेंज करके आपने कारण लिख दिया, फिर पैरा चेंज करके आप इसका वर्ग संघर्ष की विशेषता लिख देंगे। वर्ग संघर्ष की विशेषता, कि वर्ग संघर्ष की क्या क्या विशेषता है, ऐसे बनाइए। अब 3-4 पॉइंट यहां समझिए। पहला बात समझिए, अभी जो बताया
कि भाई मजदूर और पूंजीपति दो वर्गों के हित परस्पर विरोधी हैं, एंटागोनिस्टिक कंट्राडिक्शन, असमाधेय, मतलब जिसका समाधान नहीं है। भाई मजदूर का लाभ पूंजीपति का हानि, पूंजीपति का हानि मजदूर का लाभ। तो ये बताइए कैसे समन्वय होगा? तो वर्ग संघर्ष की विशेषता नंबर 1, दो वर्गों के हित परस्पर विरोधी हैं, दो वर्गों के हित परस्पर विरोधी हैं तथा असमाधेय हैं, तथा असमाधेय हैं। अतः वर्ग संघर्ष अनिवार्य हो जाता है, अतः वर्ग संघर्ष अनिवार्य हो जाता है, अतः वर्ग संघर्ष अनिवार्य हो जाता है, अतः वर्ग संघर्ष अनिवार्य हो जाता है। नंबर 2, दूसरा विशेषता, देखिए मार्क्स कहता है कि समाज का जो विकास है, अभी हम लोग द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पढ़ रहे थे, मार्क्स कहता है कि समाज का विकास वर्गों के आपसी तालमेल, सहयोग और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व से नहीं होता, बल्कि आपसी संघर्ष से होता है। पूंजीवाद का विरोध करके समाजवाद आएगा। जैसे मान लीजिए अभी मैं समझा रहा था कि ये पूंजीवाद है तो इसका ये वाद हो गया, इसका विरोध होगा तो समाजवाद, इन दोनों को मिलकर आएगा साम्यवाद। तो आप देख रहे हैं कि इसका यह विरोधी है और दोनों में अच्छाइयां, दोनों मिलकर साम्यवाद आएगा। तो समाज का विकास सहयोग से नहीं होता है, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व से नहीं होता है, बल्कि समाज का विकास आपसी संघर्ष से होता है। नंबर 2, समाज का विकास वर्गों के आपसी तालमेल, समाज का विकास वर्गों के आपसी तालमेल, वर्गों के आपसी तालमेल, सहयोग तथा शांतिपूर्ण सहअस्तित्व से नहीं होता, तथा शांतिपूर्ण सहअस्तित्व से नहीं होता। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व से नहीं होता, बल्कि आपसी संघर्ष से होता है, बल्कि आपसी संघर्ष से होता है। आपसी संघर्ष से होता है। नंबर 3, अभी बताया कि वर्ग के भीतर जो चेतना आएगी वो संघर्ष को तेज करेगा, और संघर्ष जितना तेज होगा क्रांति का मार्ग प्रशस्त होगा। नंबर 3, वर्गीय चेतना संघर्ष को तेज करता है, जो क्रांति का मार्ग प्रशस्त करता है, जो क्रांति का मार्ग प्रशस्त करता है, जो क्रांति का मार्ग प्रशस्त करता है। नंबर 4, क्रांति की सफलता वर्ग संघर्ष की तीव्रता पर निर्भर होती है। क्रांति की सफलता वर्ग संघर्ष की तीव्रता पर निर्भर होती है, और वर्ग संघर्ष का मूल उद्देश्य, और वर्ग संघर्ष का मूल उद्देश्य, वर्ग संघर्ष का मूल उद्देश्य क्रांति कराकर सत्ता परिवर्तन कराना है, क्रांति कराकर सत्ता परिवर्तन कराना है, जिससे सत्ता मजदूरों के हाथ में आ सके, सत्ता मजदूरों के हाथ में आ सके। अब इस तरह से देखा जाए तो इसका विशेषता लिखा है। अब यहां पर जो है, अब इसका समस्या या आलोचना, नंबर 1, अब समझिए एक एक पहले।
मार्क्स कहता है कि भाई सामाजिक जीवन का मूल तत्व क्या है? संघर्ष, सहयोग नहीं। तो आलोचक कहते हैं कि सामाजिक जीवन का मूल तत्व केवल संघर्ष नहीं होता, अपितु वर्ग सहयोग भी है। गांधी जी जैसे विचारकों ने जो है सभी वर्गों के समन्वय को महत्व दिया, हिंसा की जगह हिंसा की बात की, क्रांति की जगह जो है समन्वय, न्यासिता, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया। तो सिर्फ मार्क्स के विचार को कैसे स्वीकार कर लिया जाए जबकि गांधी जी भी प्रासंगिक है? नंबर एक, आलोचकों के अनुसार सामाजिक जीवन का मूल तत्व, आलोचकों के अनुसार सामाजिक जीवन का मूल तत्व केवल संघर्ष नहीं अपितु वर्ग सहयोग भी है। आलोचकों के अनुसार सामाजिक जीवन का मूल तत्व केवल संघर्ष नहीं अपितु वर्ग सहयोग भी है, वर्ग सहयोग भी है। जैसे गांधी जी ने सभी वर्गों के समन्वय को महत्व दिया, सभी वर्गों के समन्वय को महत्व दिया, सभी वर्गों के समन्वय को महत्व दिया। हिंसा की जगह अहिंसा को स्वीकार किया, हिंसा की जगह अहिंसा को स्वीकार किया। नंबर दो, दूसरी आलोचना, देखिए मार्क्स ने कहा कि भाई अब तक के समस्त समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा। मतलब इतिहास में जितना भी समाज का विकास हुआ है, समाज का जो भी इतिहास है सब वर्ग संघर्ष का इतिहास। इस कथन को पूर्णतः सही नहीं माना जा सकता क्योंकि इतिहास में अनेक अवसरों पर मजदूर और पूंजीपतियों का सहयोग भी दिखाई दिया है। जैसे भारत में स्वतंत्रता संग्राम के समय पूंजीपति और मजदूर दोनों ने सहयोग किया आपस में, अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन चलाए। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भी दिखाई दिया, प्रथम विश्व युद्ध के समय दिखाई दिया। तो कैसे मान लें कि अब तक का समस्त समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? नंबर दो, मार्क्स के अनुसार अब तक के समस्त समाजों का इतिहास, मार्क्स के अनुसार अब तक के समस्त समाजों का इतिहास अब तक के समस्त समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा। अब तक के समस्त समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा। इसे पूर्णतः सही नहीं माना जा सकता, इसे पूर्णतः सही नहीं माना जा सकता क्योंकि इतिहास में अनेक बार मजदूर और पूंजीपति आपस में सहयोग भी किए हैं, मजदूर और पूंजीपति आपस में सहयोग भी किए हैं। जैसे भारत में स्वतंत्रता संग्राम के समय तीसरा बात समझिए, मार्क्स ने, आप देख रहे हैं कि मार्क्स ने वर्ग की एकता के लिए आर्थिक कारक को ही महत्व दिया कि वर्ग आर्थिक कारकों से ही बनता है, जबकि धर्म, जाति, रंग के आधार पर भी वर्ग बनते हैं।
अमेरिका में रंग भेद की नीति जो देखा जाए, गोरे लोग काले लोग, तो आर्थिक आधार पर तो था नहीं, रंग के आधार पर था। भारत में जाति व्यवस्था आर्थिक आधार पर थोड़े ना है, जातिगत आधार पर भी तो वर्ग हैं। तो सिर्फ आर्थिक आधार को ही कैसे कारक मान लिया जाए। नंबर 3, मार्क्स ने वर्ग की एकता के लिए आर्थिक कारकों को ही महत्व दिया, आर्थिक कारकों को ही महत्व दिया, जबकि व्यवहार में धर्म जाति रंग के आधार पर ही वर्ग बनते हैं। व्यवहार में धर्म जाति रंग के आधार पर भी वर्ग बनते हैं। जैसे अमेरिका में श्वेत अश्वेत के विरुद्ध संघर्ष, भारत में जाति के आधार पर इसे क्या समझिए, एक आलोचना और भी ऐसे सुन लीजिए। जैसे चूंकि 60 नोट्स आता है तो बहुत ज्यादा नहीं, नोट्स पे भी आप लोगों की आलोचना लिखा रहता है, महत्व लिखा रहता है, उसमें से भी आप नोट कर सकते हैं। जैसे आप देखते हैं कि मार्क्स का मानना यह भी तर्कसंगत नहीं है कि मार्क्स कहता है वर्ग संघर्ष होगा, मजदूरों की विजय होगी, पूंजीवाद समाप्त होगा, समाजवाद आएगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूंजीपति मजदूर मिलकर कल्याणकारी राज्य को बढ़ावा दे रहे हैं। पूंजीवाद समाप्त नहीं हुआ, बल्कि पूंजीवाद का और विस्तार हुआ है। यह भी तो मार्क्स के वर्ग संघर्ष से मेल नहीं खाता है। तो मार्क्स का मानना यह भी तर्कसंगत नहीं है कि वर्ग संघर्ष होगा, पूंजीवाद समाप्त होगा, समाजवाद आएगा, जबकि व्यवहार में पूंजीवाद का और विस्तार हुआ है। ठीक है, एक और लिखिएगा, नंबर 4। अब चलिए इसका महत्व को बिंदु में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। नंबर 1, देखिए सबसे बड़ा महत्व तो यही है कि वर्ग संघर्ष सामाजिक परिवर्तन के वैज्ञानिक स्वरूप को प्रकट करता है, और इसी कारण विश्व के सभी मजदूरों को बंधुत्व की एकता में बंधने के लिए प्रेरणा मिला कि हम लोग मजदूर हैं, एक वर्ग बना। और आज देखिए आईएलओ संगठन, यूएन का सबसे महत्वपूर्ण और प्रथम विशिष्ट संस्था, तो मजदूरों में चेतना लाने का काम जो है इस सिद्धांत किया है। नंबर 1, वर्ग संघर्ष सामाजिक परिवर्तन का वैज्ञानिक स्वरूप प्रकट करता है। सामाजिक परिवर्तन का वैज्ञानिक स्वरूप प्रकट करता है। इसी कारण विश्व के सभी मजदूरों को, सभी मजदूरों में एकता का भाव आया, मजदूरों को प्रेरणा मिली। नंबर 2, दूसरा महत्व ये बताइए, व्यवहारिक रूप में यह सिद्धांत महत्व रखता है, क्योंकि वर्ग संघर्ष के आधार पर ही जो है भूतपूर्व सोवियत संघ, चाहे चीन जैसे देशों में क्रांति का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो क्रांति करने के लिए वर्ग संघर्ष प्राथमिक शर्त है। नंबर 2, व्यवहारिक रूप से भी यह सिद्धांत महत्व रखता है, क्योंकि वर्ग संघर्ष को आधार बनाकर ही
क्योंकि वर्ग संघर्ष को आधार बनाकर ही भूतपूर्व सोवियत संघ, चीन जैसे देशों में क्रांति का मार्ग प्रशस्त हुआ। क्रांति का मार्ग प्रशस्त हुआ। एक महत्व और लिखे, नंबर 3। भाई हमें कहते हैं कि ये उदारवाद चल रहा था, अभी हम लोग थ्योरी में जब आगे पढ़ेंगे, ये उदारवाद चल रहा है और ये मार्क्सवाद उदारवाद को चुनौती दे रहा है, तो तभी तो उदारवाद में परिवर्तन हुआ। उदारवाद को अपने चरित्र में परिवर्तन करना पड़ा। नकारात्मक उदारवाद से सकारात्मक उदारवाद, सकारात्मक उदारवाद से कल्याणकारी राज्य, कल्याणकारी राज्य से नव उदारवाद। तो ये सब जितना उदारवाद में परिवर्तन हुआ उसमें भी तो मार्क्स की भूमिका रही। मार्क्स ने दबाव बनाने का प्रयास किया जिससे उदारवाद के चरित्र में परिवर्तन हुआ। नंबर 3, वर्ग संघर्ष सिद्धांत के कारण ही उदारवाद को अपने चरित्र में परिवर्तन करना पड़ा। वर्ग संघर्ष सिद्धांत के कारण ही उदारवाद को अपने चरित्र में परिवर्तन करना पड़ा। जैसे नकारात्मक उदारवाद से सकारात्मक उदारवाद, नकारात्मक उदारवाद से सकारात्मक उदारवाद होते हुए कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को बढ़ावा मिलना, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को बढ़ावा मिलना। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को बढ़ावा मिलना। ठीक है, बस इतना लिखना है। अब इसमें जो है क्रांति का सिद्धांत, सब अलग अलग पढ़ने का फायदा यह है कि जब कोई प्रश्न आता है तो आपको ये खोजना है, जैसे मार्क्स में मान लीजिए ये अलग अलग मैंने ऐसे ऐसे पढ़ा दिया सब। अब कोई प्रश्न आया तो आपको खोजना है कि ये किस जो है गोले में है। इस गोले का विषय वस्तु केवल लिखना है, बस बाकी कुछ नहीं लिखना है, ये ध्यान रखना है। तो क्रांति का जो सिद्धांत है, सबसे पहले अर्थ या भूमिका, फिर यहां पर लिखना पड़ता है कि क्रांति का कारण क्या है, किस कारण क्रांति होगा, क्रांति क्यों आवश्यक है, क्रांति क्यों आवश्यक है, क्रांति क्यों आवश्यक है। फिर आपको इसमें जो है ये लिखना है कि इस क्रांति का जो सिद्धांत है इसमें जो है क्या क्या समस्या है, इसमें क्या समस्या है, फिर इसका क्या महत्व है या महत्व सहित मूल्यांकन। अब पहले समझिए, अभी मैं बता रहा था उसी से उसको जोड़ूंगा कि ये जो क्रांति है, तो क्रांति का जो सिद्धांत है वो क्यों मार्क्स का बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। तो यहां पर ये ध्यान रखिए कि पहले थोड़ा सा इसका बेस बताऊं। ये मार्क्स के दर्शन में ये जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है, मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है उत्पादन प्रणाली, उत्पादन प्रणाली, मार्क्स ने अपने किसी भी किताब में अर्थव्यवस्था शब्द का प्रयोग नहीं किया है। अर्थव्यवस्था की जगह पर उसने उत्पादन प्रणाली शब्द का प्रयोग किया है, मतलब अपने समझने के लिए अर्थव्यवस्था। तो मोड ऑफ प्रोडक्शन अर्थव्यवस्था का मतलब कहता है फोर्स
फोर्स ऑफ प्रोडक्शन प्लस रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। फोर्स ऑफ प्रोडक्शन में दो चीजों को उसने शामिल किया, एक तो जो है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और दूसरा जो है लेबर पावर। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब उत्पादन के साधन, उत्पादन के साधन, और लेबर पावर का मतलब समझ रहे हैं, श्रम शक्ति। अब फोर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम लोग कहते हैं उत्पादन की शक्तियां, उत्पादन की शक्तियां। रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन का मतलब उत्पादन के संबंध, उत्पादन के संबंध। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। इसको हम लोग जैसे मोड ऑफ प्रोडक्शन है, तो मोड ऑफ प्रोडक्शन का मतलब ये हुआ फोर्स ऑफ प्रोडक्शन प्लस रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। तो ये उत्पादन के साधन और लेबर शक्ति को मिलाकर वो कहता है उत्पादन की शक्तियां। भाई उत्पादन के साधन का मतलब जैसे पूंजी है, जैसे फैक्ट्री है, तो ये सब उत्पादन के साधन हैं। अब इसको थोड़ा सा समझिएगा कि क्रांति जो है, क्रांति का सिद्धांत जो है वो देखा जाए तो क्या है मार्क्स का, थोड़ा सा पहले मैं बताता हूं, सुनिए, उसके बाद फिर लिखवाता हूं। क्रांति का मतलब है गुणात्मक परिवर्तन। वर्ग संघर्ष जब बढ़ेगा तो स्वाभाविक सी बात है वर्ग संघर्ष बढ़ने पर क्या होगा, तो वर्ग संघर्ष बढ़ेगा तो मजदूरों में चेतना आएगी। अब मजदूरों में चेतना आएगी तो मैं अभी बता रहा था कि पूंजीवादी जो व्यवस्था है, पूंजीवाद से बदलकर जो है समाजवाद आएगा। इसका मतलब मार्क्स के दर्शन में जो पूंजीवाद में जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है वो बदल जाएगा, बदलकर समाजवादी मोड ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। तो क्रांति का मतलब है उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन, पूंजीवाद की जगह समाजवादी व्यवस्था आना, पुरानी व्यवस्था की जगह नई व्यवस्था आना ही क्रांति है। और क्रांति क्या है, तो गुणात्मक परिवर्तन अभी समझा रहा था। पानी को आपने गर्म किया, पहले मात्रात्मक परिवर्तन हुआ, फिर वाष्प में बदला तो गुणात्मक परिवर्तन। और यह सामाजिक परिवर्तन की आधारशिला है, क्योंकि बिना क्रांति के पूंजीवाद से समाजवाद आएगा नहीं। इसीलिए मार्क्स ने क्रांति को सामाजिक परिवर्तन का साधन माना है। जैसे मिडवाइफ है, बच्चों का लालन पालन करती है, उसी तरह से क्रांति भी जो है सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देती है। पहले भूमिका लिखिए। अर्थ, मार्क्स के अनुसार क्रांति का अर्थ, मार्क्स के अनुसार क्रांति का अर्थ समाज के आर्थिक, राजनीतिक, समाज के आर्थिक, राजनीतिक आदि जीवन में समग्र परिवर्तन से है। आदि जीवन में समग्र परिवर्तन से है। यह सामाजिक नियम के अनुरूप घटित होता है। यह सामाजिक नियम के अनुरूप घटित होता है। वर्ग संघर्ष का परिणाम है। वर्ग संघर्ष का परिणाम है। इससे पुरानी व्यवस्था की जगह नई व्यवस्था आती है। इससे पुरानी व्यवस्था की जगह नई व्यवस्था आती है, जो पहले से ज्यादा प्रगतिशील होती है, जो पहले से ज्यादा प्रगतिशील होती है।
जो पहले से ज्यादा प्रगतिशील होती है। इस तरह मार्क्स ने क्रांति का विशेष विचार प्रस्तुत किया। क्रांति का विशेष विचार प्रस्तुत किया। विशेष विचार प्रस्तुत किया। अब यहां पर देखिए क्रांति क्यों आवश्यक है। तो क्रांति क्यों आवश्यक है, हेडिंग बनाइए। कारण मतलब क्रांति क्यों आवश्यक है, इसको बिंदुओं में लिखिए। नंबर 1 पहला बात समझिए। अब थोड़ा सा ये जो चार्ट है उससे समझाऊंगा। उत्पादन की जो शक्ति है, ये जो उत्पादन की जो शक्ति है, ये उत्पादन की शक्ति गतिशील है। क्यों गतिशील है? उत्पादन के साधन, पूंजी, फैक्ट्री, ये सब गतिशील है। तो ये जब गतिशील होगा तो ये गतिशील होगा। और जब ये गतिशील है तो कहता है कि उत्पादन के संबंध, ये जो उत्पादन के संबंध हैं ये जड़ होते हैं, रिजिड हो जाते हैं। उत्पादन के संबंध जो है रिजिड हो जाते हैं। जब उत्पादन के संबंध रिजिड हो जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि उत्पादन के संबंध रिजिड होने के कारण गतिशील उत्पादन की शक्ति के लिए जंजीर के समान बनने लगते हैं। अतः क्रांति आवश्यक है। व्यवहार में समझिए। ये बताइए कि जैसे जनरेशन गैप होता है तो आज के 50 साल पहले का पिता पुत्र संबंध और आज के पिता पुत्र संबंध में अंतर है कि नहीं? आज देखिए पुत्र ही कहता है पापा फला फिल्म देखना है। आज के 50 साल पहले पुत्र कहता कि फला फिल्म देखना है, टिकट कटा के लाना पापा। ये सोचिए, आज यदि आप ऐसा नहीं करेंगे, समन्वय नहीं इस करेंगे तो जनरेशन गैप में कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। ये भी समाज में संघर्ष का एक सबसे बड़ा रीजन है कि जो व्यक्ति है वो जो है एडजस्ट नहीं करना चाहता है। पुत्र को भी एडजस्ट करना है तो पिता को भी एडजस्ट करना है, दोनों एडजस्ट करेंगे। नंबर 1 क्रांति क्यों आवश्यक है। नंबर 1 उत्पादन की शक्तियां गतिशील होती हैं। उत्पादन की शक्तियां गतिशील होती हैं जबकि उत्पादन के संबंध जड़ होते हैं। मतलब पूंजीपति और मजदूर का संबंध नहीं बदलता है। उत्पादन के संबंध का मतलब पूंजीपति मजदूर का संबंध, उत्पादन के संबंध जड़ होते हैं। अर्थात सिंपल करिए, अर्थात उत्पादन के संबंध गतिशील उत्पादन की शक्ति के लिए उत्पादन के संबंध उत्पादन के संबंध गतिशील उत्पादन की शक्ति के लिए, गतिशील उत्पादन की शक्ति के लिए जंजीर के समान लगते हैं, जिसके लिए क्रांति करनी पड़ती है। जिसके लिए क्रांति करनी पड़ती है। नंबर 2 अभी बता रहा था कि पूंजीपति और मजदूर, पूंजीपति और जो मजदूर है उसका हित असमाधेय है। असमाधेय है। एक का लाभ दूसरे के हानि के बराबर है। तो जब एक का लाभ दूसरे के हानि के बराबर है तो स्वाभाविक सी बात है
कि बिना क्रांति के तो अब कुछ हो नहीं सकता, सहयोग से तो काम चलेगा नहीं, इसलिए मजदूरों को यदि अपना हित देखना है तो क्रांति करना पड़ेगा। नंबर 2, पूंजीपति तथा मजदूर के हित असमाधेय हैं, असमाधेय हैं, अर्थात दोनों के हितों में समाधान नहीं हो सकता। दोनों के हितों में समाधान नहीं हो सकता। दोनों के हितों में समाधान नहीं हो सकता, अतः क्रांति आवश्यक है, अतः क्रांति आवश्यक है। नंबर 3, मात्रात्मक जो परिवर्तन है तो मात्रात्मक परिवर्तन के बाद जो है गुणात्मक परिवर्तन आवश्यक है। तो मात्रात्मक परिवर्तन के बाद जब गुणात्मक परिवर्तन आवश्यक है तो पूंजीपति जो है बाधा उत्पन्न करता है, इसलिए क्रांति की आवश्यकता पड़ती है। भाई कुकर गर्म हो रहा है और सीटी को आप दबाए हुए हैं तो क्या होगा, कुकर फट जाएगा। तो पूंजीपति क्रांति रोकने का प्रयास करता है। पूंजीपति जो है वो देखा जाए तो क्रांति करने के लिए बाधा उत्पन्न करता है, इसलिए मजदूर जो है हिंसात्मक क्रांति करता है। मजदूर जो है हिंसात्मक क्रांति करता है। नंबर 3, मात्रात्मक परिवर्तन के बाद गुणात्मक परिवर्तन आवश्यक है। मात्रात्मक परिवर्तन के बाद गुणात्मक परिवर्तन आवश्यक है और पूंजीपति इसमें बाधा उत्पन्न करता है। पूंजीपति इसमें बाधा उत्पन्न करता है। पूंजीपति इसमें बाधा उत्पन्न करता है, इसलिए क्रांति की आवश्यकता है। इसलिए क्रांति की आवश्यकता है। नंबर 4, देखिए व्यवहारिक भी पहलू होता है कि आर्थिक रूप से शक्तिशाली वर्ग जो है, मार्क्स कहता है कि आर्थिक रूप से शक्तिशाली वर्ग कभी भी अपनी शक्ति आसानी से नहीं छोड़ता, इसलिए क्रांति भी जरूरी है। भाई हमें कहते हैं सरकार नहीं मानती है तो लोग क्या करते हैं, हिंसात्मक परिवर्तन करते हैं, हिंसात्मक कदम उठाते हैं। सरकार सुन ही नहीं रहे तो क्या करे बताइए, लोग सड़क पे आ जाते हैं। अब सरकार कहे क्यों सड़क पर आ गए भाई, अरे भाई सुन ही नहीं रहे तो क्या करें। नंबर 4, आर्थिक रूप से शक्तिशाली वर्ग कभी भी अपनी शक्ति आसानी से नहीं छोड़ने वाला। आर्थिक रूप से शक्तिशाली वर्ग कभी भी अपनी शक्ति आसानी से नहीं छोड़ता, अतः क्रांति की आवश्यकता पड़ती है। अतः क्रांति की आवश्यकता पड़ती है। और यहां पर थोड़ा सा आप लोग वो भी लिख दीजिए, क्रांति का सिद्धांत का विशेषता, वो भी थोड़ा सा लिखवा देते हैं। विशेषता कि क्या क्या विशेषता है, 2-4 क्रांति के सिद्धांत की विशेषता। नंबर 1, जिसे मार्क्स कहता है कि भाई उत्पादन प्रणाली में बदलाव क्रांति है। पूंजीवाद की जगह समाजवादी उत्पादन प्रणाली आ गया, क्रांति है। और मार्क्स कहता है कि भाई यदि मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो जाएगा, ये मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है, ये जो मोड ऑफ प्रोडक्शन पूंजीवादी है, इसको बदल के यदि समाजवादी मोड ऑफ प्रोडक्शन कर दिया जाए तो ये समाजवादी जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है, इससे संपूर्ण व्यवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। जब मैं आप लोगों को ग्रामसी पढ़ा रहा था तो बताया था
कि मार्क्स कहता है ये है बेसिक स्ट्रक्चर, याद आया, ये है बेसिक स्ट्रक्चर और ये है सुपर स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब मोड ऑफ प्रोडक्शन, और ये है कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा, साहित्य, दर्शन, कानून, ये सब सुपर स्ट्रक्चर है। अधिसंरचना, ये बताइए, ये जो है आधार है, तो ये आधार है, तो ये मोड ऑफ प्रोडक्शन है, अर्थव्यवस्था आधार है। तो यदि समाजवादी अर्थव्यवस्था आएगी तो समाजवादी कानून भी बन जाएगा, समाजवादी कला भी हो जाएगा, दर्शन भी हो जाएगा, साहित्य भी हो जाएगा, ये सब राजनीति भी हो जाएगा, सब हो जाएगा। मूल ये है। और ये मोड ऑफ प्रोडक्शन यदि मान लीजिए पूंजीवादी है तो पूंजीवादी साहित्य चलेगा, पूंजीवादी कला चलेगा, पूंजीवादी दर्शन चलेगा, सब। और जब ये मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है, ये जब मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है बदलकर समाजवादी हो जाएगा तो फिर ये सब जितना भी सुपर स्ट्रक्चर है, ये जितना भी सुपर स्ट्रक्चर है, ये सब कला दर्शन सब जो है समाजवादी हो जाएगा। नंबर 1 विशेषता, क्रांति सिद्धांत की विशेषता नंबर 1, मार्क्स के अनुसार उत्पादन प्रणाली में बदलाव, उत्पादन प्रणाली में बदलाव क्रांति है। इसमें पूंजीवाद की जगह समाजवादी उत्पादन प्रणाली को लाया जाता है, पूंजीवाद की जगह समाजवादी उत्पादन प्रणाली को लाया जाता है। जिससे समस्त व्यवस्था, जिससे समस्त व्यवस्था, जिससे समस्त व्यवस्था जैसे कला, दर्शन, कानून, राजनीति, कला, दर्शन, कानून, राजनीति सब में परिवर्तन हो जाता है। सब में परिवर्तन हो जाता है। और नंबर 2, देखिए मार्क्स ने कहा कि क्रांति में हिंसा और बल का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि पूंजीपति और मजदूर के बीच इतने विरोध हैं जिसका समाधान नहीं हो सकता, और मात्रात्मक परिवर्तन के बाद गुणात्मक परिवर्तन होना भी तय है। तो क्रांति के सिद्धांत में हिंसा का प्रयोग अवश्य होगा। नंबर 2, मार्क्स के अनुसार क्रांति में हिंसा अब्लिक बल का प्रयोग किया जाएगा, हिंसा अब्लिक बल का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि पूंजीपति और मजदूर के बीच क्योंकि पूंजीपति और मजदूर के बीच इतने विरोध हैं कि इसका समाधान बातचीत से नहीं हो सकता। बातचीत से नहीं हो सकता। इसी पर देखिए, मार्क्स ने बल का प्रयोग जो है आतंक फैलाने के लिए नहीं, बल्कि क्रांति को सफल बनाने के लिए बल का प्रयोग करता है, क्योंकि वो मानता है कि शक्तिशाली वर्ग बिना क्रांति के अपना धन नहीं देगा, समझा बुझा कर नहीं मिल सकता। नंबर 3, मार्क्स ने बल का प्रयोग आतंक फैलाने के लिए न करने की बात की। बल का प्रयोग आतंक फैलाने के लिए न करने की बात की, बल्कि क्रांति के लक्ष्य को पूरा करने के लिए, बल्कि क्रांति के लक्ष्य को पूरा करने के लिए, क्रांति के लक्ष्य को पूरा करने के लिए
हिंसा की बात किया है, उसके अनुसार, क्योंकि मार्क्स के अनुसार शक्तिशाली वर्ग बिना क्रांति के अपना धन नहीं देगा। बिना क्रांति के अपना धन नहीं देगा। और एक पॉइंट और समझिए, मार्क्स ने कहा, अभी समझा रहा था कि क्रांति के बाद, अभी बता रहा था कि ये जो पूंजीवाद है, ये जो पूंजीवाद है, पूंजीवाद के में क्रांति होगा तो क्रांति के बाद समाजवाद आएगा, लेकिन ये अंतिम लक्ष्य नहीं है। अंतिम लक्ष्य क्या है? साम्यवाद। एक पॉइंट और लिखिए, मार्क्स के अनुसार क्रांति के पश्चात समाजवाद आएगा, क्रांति के पश्चात समाजवाद आएगा, असमाजवाद आएगा, क्रांति के पश्चात समाजवाद आएगा, जिसमें मजदूरों का शासन होगा, सरवारा की तानाशाही, मजदूरों का शासन होगा, लेकिन अंतिम लक्ष्य साम्यवाद की स्थापना है। अंतिम लक्ष्य साम्यवाद की स्थापना है। और देखिए, मार्क्स ने अपनी पुस्तक में विभिन्न क्रांतियों का भी विश्लेषण किया। मार्क्स ने कहा कि भाई फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, ये सब वास्तविक क्रांति नहीं, क्योंकि उत्पादन प्रणाली में बदलाव नहीं किया गया, सुपर स्ट्रक्चर में बदलाव हुआ, राजनीतिक परिवर्तन किया गया, कानून में परिवर्तन किया गया, संविधान बदला गया, बेसिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन नहीं हुआ। और इन क्रांतियों में बहुसंख्यक वर्ग की भूमिका न होकर अल्पसंख्यक वर्ग की भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण थी। जबकि समाजवादी जो क्रांति होगा, जो मार्क्सवादी जो क्रांति की बात हम लोग कर रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि क्रांति करने के लिए जो है, क्रांति करने के लिए मजदूर बहुसंख्यक भाग ले रहा है। और अमेरिकी फ्रांसीसी क्रांति को मार्क्स ने अल्पसंख्यक की क्रांति कहा, कि केवल पूंजीपतियों की क्रांति थी, इसमें मजदूरों की भागीदारी नहीं थी। अब क्रांति की समस्या, अब समस्या चलिए, क्या आलोचना है? नंबर एक, मार्क्स ने क्रांति के लिए हिंसा को सही माना। मार्क्स ने क्रांति के लिए हिंसा को सही माना, लेकिन मार्क्स ने क्रांति के लिए हिंसा को सही माना, लेकिन जिन देशों में हिंसा को आधार बनाकर क्रांति की जाती है, जिन देशों में हिंसा को आधार बनाकर क्रांति की जाती है, वहां हिंसा की संस्कृति आ जाती है, वहां हिंसा की संस्कृति आ जाती है, वहां हिंसा की संस्कृति आ जाती है। जैसे चीन, दूसरी समस्या, देखिए, जैसे आप देखते हैं कि हिंसात्मक साधनों को क्रांति के लिए अपनाया जाना जो है अनिवार्य नहीं है, औचित्यपूर्ण नहीं है, क्योंकि परिवर्तन शांतिपूर्ण तरीके से भी किया जा सकता है। भाई भारत में भी तो हम लोग चाहते हैं तो अंग्रेजों के खिलाफ हिंसा का प्रयोग कर सकते थे, लेकिन हम लोगों ने सामान्यतः ऐसा नहीं किया।
गांधी जी के नेतृत्व में अहिंसक आंदोलन चलाया गया और देखा जाए तो हम लोग सफल भी रहे। नंबर 2, हिंसात्मक साधनों को क्रांति के लिए अपनाया जाना आवश्यक तथा औचित्यपूर्ण नहीं है। 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 क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से भी क्रांति लाया जा सकता है। जैसे गांधीवादी दर्शन जैसे गांधीवादी दर्शन जैसे गांधीवादी दर्शन और नंबर 3, जैसे आप देखते हैं कि मार्क्स ने भविष्यवाणी किया था कि सर्वाधिक जो औद्योगिक देश हैं, अमेरिका है, चीन अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, इन देशों में ही क्रांति होगी। लेकिन आप देख रहे हैं कि पिछड़े हुए देशों में क्रांति हुआ। नंबर 3, मार्क्स ने भविष्यवाणी किया कि सर्वाधिक औद्योगिक देशों में ही क्रांति होगी। सर्वाधिक औद्योगिक देशों में ही क्रांति होगी, लेकिन चीन रूस जैसे पिछड़े देशों में क्रांति हुई। चीन रूस जैसे पिछड़े देशों में क्रांति हुई। एक समस्या और देखिए, सुन लीजिए, उसको लिखिएगा आप लोग। नंबर 4 सुनिए। अब देखते हैं कि व्यवहार में जो है मार्क्स कहता है कि क्रांति के बाद मजदूर वर्ग की तानाशाही, अभी बता रहा था सर्वहारा की तानाशाही, समाजवाद में सर्वहारा की तानाशाही। तो आप देख रहे हैं कि ये जो सर्वहारा की तानाशाही है, तो चीन से स्पष्ट है कि मजदूर वर्ग के ऊपर पार्टी की तानाशाही दिखाई देती है। वहां पोलित ब्यूरो शासन करता है, 15-20 लोग मिलकर ही पूरा चाइना का शासन कर देते हैं। अंततः तो बंद समाज को ही बढ़ावा मिला, कहां मजदूर का शासन आया। तो सिद्धांत तो व्यवहार में अंतर भी दिखाई देता है। नंबर 4, उसको लिखिएगा, दोबारा बोल देते हैं। मार्क्स कहता है कि भाई जो क्रांति होगा, क्रांति के बाद जो है सर्वहारा वर्ग की तानाशाही आएगी, मजदूर की तानाशाही आएगी। लेकिन चीन से स्पष्ट है, चीन में क्रांति के बाद मजदूर वर्ग शासन नहीं कर रहा है, पोलित ब्यूरो शासन कर रहा है। साम्यवादी देशों में पोलित ब्यूरो होता है, 15-20 लोगों का समूह पोलित ब्यूरो। तो पोलित ब्यूरो शासन कर रहा है। अब इसका जरा सा महत्व लिखिए, पॉइंट पे लिख दीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। तो इसका जो महत्व है बिंदुओं में लिख दीजिए। नंबर 1, वर्तमान सदी के इतिहास ने भी स्पष्ट कर दिया है कि हर समय अहिंसा तथा सुधारवादी तरीके से परिवर्तन नहीं हो पाता। अहिंसा तथा सुधारवादी तरीके से परिवर्तन नहीं हो पाता, बल्कि हिंसा की भी आवश्यकता होती है। जैसे नेपाल की क्रांति, नेपाल में भी तो हुआ हिंसा, नेपाल की क्रांति। अरब स्प्रिंग भी लिख सकते हैं, आप लोग आईआर में पढ़ते हैं, अरब स्प्रिंग, जस्मिन रिवॉल्यूशन, अरब की क्रांति। भाई यमन है, सीरिया है, तमाम देशों में देख तो रहे हैं। दूसरा महत्व, क्रांति का मूल उद्देश्य
मनुष्य की शोषणकारी व्यवस्था को समाप्त करना। क्रांति का मूल उद्देश्य मनुष्य की शोषणकारी व्यवस्था को समाप्त करना तथा समतावादी समाज के निर्माण की बात करना आज भी प्रासंगिक है। आज भी प्रासंगिक है। इस प्रकार समझिए भाई, मार्क्स ने तो स्वयं अपने जीवन के उत्तरार्ध में इस बात को स्वीकार कर लिया कि प्रजातांत्रिक संस्थाएं यदि सशक्त हैं, श्रमिकों को मताधिकार है, तो समाजवादी व्यवस्था की स्थापना के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह से मार्क्स ने भी हिंसात्मक क्रांति की ही बात सिर्फ नहीं किया है। नंबर 3, मार्क्स ने स्वयं अपने जीवन में स्वीकार किया कि प्रजातांत्रिक सुधार द्वारा भी समाजवादी व्यवस्था की स्थापना किया जा सकता है। समाजवादी व्यवस्था की स्थापना किया जा सकता है। ठीक है। अब यहां पर मैं बताया कि अभी मैं बता रहा था ये जो है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, क्रांति, वर्ग संघर्ष और एक सिद्धांत है ऐतिहासिक भौतिकवाद। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें युवा मार्क्स। अब हम लोग पढ़ते हैं ऐतिहासिक भौतिकवाद का क्या सिद्धांत है। ऐतिहासिक भौतिकवाद तो ऐतिहासिक भौतिकवाद में हम लोग को सबसे पहले इसका भूमिका, ये फुल क्वेश्चन आता है, 300 वर्ड 250 वर्ड में देखे होंगे, आया होगा कि मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत। तो ये जो है इसका पहले भूमिका, फिर इसके बाद इसकी विशेषता, फिर इसमें आप लोगों को दिखाना पड़ता है इतिहास के विकास के चरण, इतिहास के विकास के चरण, और फिर इसमें जो है समस्या और फिर इसका महत्व। ऐसे बनाइए। तो इसको जो है वो देखा जाए तो इसको आर्थिक नियतिवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसको जो है आर्थिक नियतिवाद का सिद्धांत भी कहते हैं, इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म। इतिहास की आर्थिक व्याख्या भी कहा जाता है। लिखना यही है, इतिहास की आर्थिक व्याख्या। इतिहास संबंधित दर्शन, इतिहास संबंधित दर्शन। इसी को हम लोग कहते हैं कि जैसे एक शार्ट नोट्स भी आया होगा कि सामाजिक अस्तित्व द्वारा मानवीय चेतना का निर्धारण, सामाजिक
अस्तित्व द्वारा मानवीय चेतना का निर्धारण तो ये कुछ भी पूछेगा ये आपको लिखना। अब पहले जैसा समझिए, पहले इसका भूमिका बताते हैं। मार्क्स ने अपने दार्शनिक जो सिद्धांत था द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, उस द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के आधार पर समाज के इतिहास को समझाने का प्रयास किया कि इतिहास में कैसे समाज का विकास हुआ है। इतिहास की व्याख्या जो है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के आधार पर किया, इसीलिए उसको ऐतिहासिक भौतिकवाद कहा जाता है। मार्क्स ने समाज की प्रवृत्तियों को समझकर इतिहास के कुछ नियम बताए, समाज की अवस्थाओं का निर्धारण किया, आर्थिक तत्वों के आधार पर भूत वर्तमान भविष्य का निर्धारण किया, और यह भी कहा कि भविष्य में सामाजिक परिवर्तन आर्थिक तत्वों द्वारा होगा। तो आप देख रहे हैं कि मार्क्स जो ये सब कह रहा है, इसी चीज को ऐतिहासिक भौतिकवाद कहते हैं कि उत्पादन प्रणाली के आधार पर ही जो है समाज व्यवस्था का स्वरूप निर्धारित होता है। जैसा उत्पादन प्रणाली वैसा ही समाज व्यवस्था होगा। और अभी मैं बताया कि क्रांति के माध्यम से जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है वो समाजवादी बनेगा, और इस तरह से देखा जाए तो पूंजीवाद के बाद जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था आएगा। तो मार्क्स जो है ये समझाने का प्रयास कर रहा है। अभी हम लोग इतिहास के विकास के चरण को देखेंगे कि मार्क्स ने कहा कि पहले जो है आदिम साम्यवाद था, आदिम साम्यवाद के बाद जो है दास प्रथा आ गया, दास प्रथा के बाद जो है सामंतवाद आ गया, सामंतवाद के बाद जो है वह देखा जाए तो पूंजीवादी व्यवस्था आ गई, पूंजीवादी व्यवस्था आ गई, पूंजीवादी व्यवस्था के बाद जो है समाजवाद आएगा, और समाजवाद के बाद जो है अंततः साम्यवाद आएगा। तो ये जो मार्क्स ने बताया, ये इसको जो है ऐतिहासिक भौतिकवाद कहा जाता है। अब पहले भूमिका लिखिए। मार्क्स ने अपने दार्शनिक सिद्धांत डैश द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के आधार पर, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के आधार पर समाज के इतिहास को समझाने का प्रयास किया, समाज के इतिहास को समझाने का प्रयास किया, समाज के इतिहास को समझाने का प्रयास किया। इतिहास की व्याख्या आर्थिक आधार पर किया, और समाज की प्रवृत्तियों को समझकर इतिहास के नियम बताए, समाज की अवस्थाओं का निर्धारण किया, और कहा कि भविष्य में भी सामाजिक परिवर्तन आर्थिक तत्वों के द्वारा ही होगा। भविष्य में भी सामाजिक परिवर्तन आर्थिक तत्वों के द्वारा ही होगा। अर्थात आर्थिक प्रणाली के अनुरूप ही समाज व्यवस्था का विकास होगा।
आर्थिक प्रणाली के अनुरूप ही समाज व्यवस्था का विकास होगा। ठीक है।